नमस्कार साथियों, मैं AK मलिक स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल में। दोस्तों, एक सीरीज चल रही है QIP। आज हम डिस्कस करेंगे QIP नंबर 1094। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई गई है। आराम से एग्जाम्स दीजिए, सभी को मेहनत करना है, अल्टीमेटली सिलेक्शन का टारगेट अपना बना के चलिए। देखिए करना क्या है, क्वेश्चंस को हमेशा एक ही बात कहता हूँ, क्वेश्चन पे जितना फोकस कर सकते हैं उतना फोकस क्वेश्चन पे करो। थोड़ा समझो ध्यान से। जैसे यही सेंटेंसेस ने कहा, ही इज अफ्रेड ऑफ ऑल इंसेक्ट्स दैट क्राउल। कुछ बच्चे सोचेंगे जी क्राउल का मीनिंग क्या होगा। देखिए देखो, क्राउल का मतलब होता है, वाह कुछ ज्यादा ही मामला तकड़ा हो रहा है। देखिए क्राउल का मतलब होता है जब कोई चीज घुटनों के बल चलती है, ये मंदी गति बोलते हैं, मंद गति से चलना, ये क्राउल होता है। जब आदमी मंदी मंदी गति से चलता है, कोई भी चीज मंदी गति से चलती है या रेंग के चलना या घुटनों के बल चलना, उसे क्राउल बोलते हैं। लेकिन इसमें सेंटेंस क्या है, देखो सब्जेक्ट है ही के साथ लिखा इज, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही के साथ इज आता है। इसके साथ एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है अफ्रेड, इसका मतलब होता है डरा हुआ होना। और अफ्रेड के साथ में जो प्रीपोजिशन आता है ना बच्चों, वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ऑफ, फिक्स्ड है, याद रख लेना। तो ही इज अफ्रेड ऑफ ऑल इंसेक्ट्स दैट क्राउल, वो उन सभी इंसेक्ट्स से डरता है जो रेंग के चलते हैं, मंदे चलते हैं, या फिर घुटनों उनपे आठ आठ टांगों पे रेंग रेंग के मंदे मंदे चलते हैं। उससे मतलब नहीं है प्राउल प्राउल से। आपको क्या देखना है, अफ्रेड ऑफ। यहाँ पे क्या लिखा है, अफ्रेड फ्रॉम, एरर जाएगी, सी पार्ट को ठीक कर लीजिए, अफ्रेड ऑफ। फिक्स प्रीपोजिशन है, कहां से याद करोगे, कोई भी बुक जो आपने पढ़ रखी है ना, ध्यान रखो, हर एक बुक में, कंपटीशन की हर एक बुक में कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती है, और ये ज्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 350 के आसपास है। और जिस बच्चे ने प्रीपोजिशंस याद कर ली ना, उसके बहुत क्वेश्चंस अपने आप हिट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस याद कर लो, प्रीपोजिशंस रट लो, 300 350 प्रीपोजिशंस हैं, सेंटेंस अपने आराम से हो जाते हैं। बहुत ज्यादा आता है, फिल इन द ब्लैंक में आएगा ये पॉइंट आपका, कई बार ये क्लोज टेस्ट में आता है, तो अलग अलग जगह पे आता है, तो आप इसे याद कर लीजिए फिक्स प्रीपोजिशंस को। नेक्स्ट आइए, ये नरेशन चेंज करना है इसका, इसको तो मैं हमेशा कहता हूँ, इसे तो उड़ाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे अन्नू सेड, तो यहाँ भी अन्नू सेड, यहाँ भी अन्नू सेड, यहाँ भी अन्नू सेड, यहाँ भी अन्नू सेड, सब में सेम है। दैट कंजक्शन है, इसकी जगह हमने इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। आगे लिखा है शी वांटेड। अब देखो यहाँ सेकंड फॉर्म हमने बनाई है, तो यानी कि सेकंड फॉर्म आई किससे होगी, फर्स्ट फॉर्म से। तो वांटेड से तो वांटेड आएगा नहीं, वांटेड से क्या, वांट से क्या आएगा, वांटेड आएगा, तो वांट से आएगा। तो देखो वांट से वांटेड बना सकते हैं, ये हो सकता है। लेटर सी इसमें वांट का किससे खत्म है, ये वाला नहीं जाएगा, वांटेड लिखा है यहाँ पे। अगर ये ऑप्शन होता तो ये हैड वांटेड होता है यहाँ पे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर अनु सेड आई वांटेड वांटेड होता तो मैं क्या करता पे, हैड वांटेड करता, हैड वांटेड तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं जाएगा। वांट का वांटेड हो सकता है, दो ऑप्शन मिल गए। अब आगे लिखा है इफ शी कुड, तो कुड कहां से आया होगा, कैन से, तो यहां लिखा कैन और यहां भी लिखा कैन। लेकिन ध्यान रखो क्या लिखा हुआ है, कुड डू ए ब्लैक बैक फ्लिप, और यहां पे क्या लिखा है, आई वांटेड टू डू ए बैक फ्लिप इफ आई कैन, और इसमें लिखा है आई वांटेड टू सी, आई वांट टू सी, वो कह रहा है आई वांट टू सी, आई वांट टू सी इफ आई कैन डू इट। तो मैच करो, आपका ऑप्शन कहां से मैच हो रहा है, तो शी वांटेड टू सी, सेम यही मैच हो रहा है ना। ये तो टू सी पूछेगा, किससे खत्म होगा, तो ऑप्शन जाएगा ए। अपने ऑप्शन की हेल्प लो, आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो पारुल इज 10 इयर्स एल्डर। जो पारुल है, पारुल के साथ वर्ब क्या लिखे, इज, यहाँ लिखा 10 इयर्स एल्डर। तो ये एक लेटिन कंपैरिजन सुना होगा आपने, एक वर्ड होता है लेटिन कंपैरिजन, इसे याद कर लेना। एक वर्ड लेटिन कंपैरिजन होता है जिसमें वर्ड्स आते हैं जैसे कि एल्डर, इन्हें नोट कर लो जिसने नहीं पढ़ा हुआ है पॉइंट, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, एंटेरियर, posterior, prior, prefer और preferable।
ये वर्ड्स याद रखना, ये एडजेक्टिव है, इन्हें कहा जाता है लैटिन कंपैरिजन। इनमें टेक्निकली कोई कंपैरिजन होता नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अपनी बहन से 8 साल बड़े हैं, तो आप कितनी भी टाइम जी लीजिए, आप कितना टाइम जिए, वो आपको उससे 8 साल बड़े ही रहेंगे। तो इनके साथ कभी भी सेंटेंस में देन नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, टू प्रीपोजिशन के साथ चलेगी। तो एल्डर देन यूज नहीं होगा। तो एरर किस में जाएगी, एल्डर देन, डी पार्ट में। तो तुम्हें क्या करना है, टू, एल्डर टू। इन सब के साथ क्या चलता है, टू चलता है। ठीक है, तो बीच बीच में जो भी टॉपिक जरूरत पड़ेगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ये पॉइंट तुम्हें कहाँ पढ़ने को मिलेगा, इसे नोट कर लेना। ये मिलेगा आपको, एडजेक्टिव नाम का एक चैप्टर होता है, और एडजेक्टिव में पढ़ के देखना पॉजिटिव डिग्री। जो एडजेक्टिव में आपने पढ़नी है वहां पॉजिटिव डिग्री के रूल्स पढ़ लीजिएगा, वहां आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आई रिक्वेस्ट द फेवर। अब फेवर के साथ लिखा ऑफ। अब देखो फेवर के साथ एक ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, और प्रीपोजिशन के बाद ग्रांटेड क्या बन गया, जीरंड बन गया। तो अब यहां पे उसने ब्लैंक पूछना है, मालूम है ना, फेवर के साथ ऑफ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, जीरंड आना है, जीरंड लिखा हुआ है। अब हमें जीरंड से पहले लिखना है। तो देखो जितने भी जीरंड और नाउन होते हैं, जितने भी जीरंड और नाउन है, उनसे पहले सेंटेंस में जो यूज होता है वो पजेसिव केस यूज होता है। अब इसने लिखा योर्स, तो योर्स तो पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो ये नहीं आएगा, ध्यान रखना। योर्स एक प्रोनाउन है, और जो कि हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो ये आएगा योर। इसमें इसे बोलते हैं हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव, और ये वर्ड है पजेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ योर जाएगा। ठीक है ना, आई रिक्वेस्ट द फेवर ऑफ योर ग्रांटिंग मी 2 days लीव, कि तुम्हारी परमिशन मिल जाए मुझे 2 दिन की छुट्टी, योर ग्रांटिंग। ठीक है, आगे आते हैं, इसको चेक करो। इसमें डी से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से या सी से, तो ए से तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो या तो हम डी से पढ़े, या सी से पढ़े, या बी से पढ़े। चेक करो, इसने लिखा प्रशांत हैड गॉन टू इरास्मा, जगह है, और ये जगह है उड़ीसा में। ठीक है, टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड। तो प्रशांत जो था अपने फ्रेंड के साथ इरास्मा में गया एक दिन बिताने के लिए। सी से देखा तो सी में क्या है, द डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द स्टॉर्म। अब एकदम से स्टॉर्म आ गया, स्टॉर्म आ गया, तूफान आ गया पे। इसमें लिखा विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउस, विंड्स जो दरवाजे पे और घर पे आके टकरा रही थी। और ए में लिखा है सडनली इन द इवनिंग ए डार्क मिनेसिंग स्टॉर्म। तो देखो ध्यान से समझो, इंट्रोडक्शन जो जाएगा किससे जाएगा, बी से जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो एप्रोप्रिएट जो वर्ड जाएगा यहाँ पे किससे जाएगा भाई, एप्रोप्रिएट वर्ड किससे जाएगा, बी से जाएगा। ठीक है, तो बी से ऑप्शन कौन कौन से, या तो ये है या फिर ये है। तो पहले हमने क्या कहा कि प्रशांत अपने एक फ्रेंड के साथ घूमने के लिए गया इराजमा में। ठीक है ना, इरजामा, इरजामा जो भी है, इरजामा जगह होगी, वहां पे गया। और फिर क्या होगा, फिर या तो ए या फिर सी। ए में लिखा है अचानक से शाम के समय एक अंधेरा छा गया और भयंकर तूफान इकट्ठा हो गया, ये हो सकता है। सी में लिखा है इस तूफान से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन आया, डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत सारी बर्बादी गई, अगले 36 घंटे तक ये चला। ठीक है ना, लेकिन पॉइंट क्या जाएगा समझो। तो यहां जब मिलने के लिए गया तो अचानक से भाई ए ही जाना चाहिए ना, तो बी के बाद क्या एप्रोप्रिएट होगा, ए। तो ऑप्शन जाएगा सी। और सभी स्टूडेंट्स का इसमें किसी का सी, किसी का डी है, सोचा करो क्वेश्चन को एक बार, देखो ध्यान से। डी भी स्टार्ट कर दिया कुछ लोगों ने। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे, देखो पूरा पैसा मत पढ़िए, दिल को तसल्ली देनी हो कर लीजिए, अदरवाइज तो भाई आपको 1-2 पॉइंट में क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ठीक है ना, तो बी के बाद क्या जाएगा, ए, और बी के बाद ए एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन जाएगा सी। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना। वॉइस चेंज करना है, वॉइस को मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस में डू या डज लिखा है हेल्पिंग वर्ब बन के, उसके साथ V1 है, या फिर एक्टिव वॉइस में डिड लिखा है और उसके साथ V1 है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो बड़ा आसान तरीका है। देखो जहां पे डू डज लिखा है, आंख बंद करके वहां पे इज एम आर लिख दो, और जहां पे फर्स्ट फॉर्म लिखी है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, तुम्हारा पैसिव बन जाएगा। ध्यान रखना ये एक्टिव है, ये पैसिव है। ऐसे ही जहां सेंटेंस में डिड लिखा है उसकी जगह पे सेंटेंस में कर दीजिए वॉज या वर, और जहां पे V1 लिखा है उसकी जगह पे कर दीजिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो अपने क्वेश्चन पे आओ एक बार। उसने लिखा डिड, तो डिड की जगह वाज या वर होगा। देखो यहाँ वाज कर दिया, यहाँ वर कर दिया, यहाँ हैड कर दिया, ये नहीं होगा, यहाँ वर कर दिया, 3 तो यहाँ आ गए, 1 कट गया। फिर लिखा है बाय, बाय है फर्स्ट फॉर्म, तो हमें थर्ड फॉर्म लानी है बाय की। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
नॉट बॉट, बाय की तरफ हम बॉट आ गया, इसमें भी नॉट बीइंग बॉट, आईएनजी नहीं चाहिए, आईएनजी है ही नहीं, कहां से आईएनजी ले, ये आईएनजी आया कहां से, देखो ना ध्यान से, ये वाला आईएनजी, ये तो गलत हो गया हमारा हेड की वजह से, आईएनजी आ गया, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपके सेंटेंस में कहीं आईएनजी है ही नहीं, तो जब आईएनजी नहीं है तो भाई ये भी नहीं होगा, दो गए, और फिर यहाँ पे लिखा है नॉट बॉट, तो देखो अब इसमें और इसमें चेक करो, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, इसमें लिखा वॉज, इसमें लिखा वर, यहीं से पता चल जाएगा, सब्जेक्ट लिखा है द रिटर्न टिकट्स, अभी तो प्लूरल है ना भाई, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा वर, तो ऑप्शन डी जाएगा, खत्म बात। तो ना मैंने ये सेंटेंस पढ़ा ना मैंने ये सेंटेंस पढ़े, पूरे पूरा सेंटेंस मत पढ़ो भाई, क्वेश्चन को ट्रिक के हिसाब से करो, आर्ट है एग्जाम में बीट करना, एक्यूरेट आंसर पे जाके पहुंचोगे आप एकदम, ठीक है। नेक्स्ट आइए, शी वॉज एन इंट्रोवर्ट सिंस एडोलसेंस, नहीं कहां से सेंटेंस ये, अच्छा वो पूछ रहा है कि इसमें चार वर्ड्स लिखे हैं, तो टिमिड लिखा है, एक फैमिलियर लिखा है, इंट्रोवर्ट लिखा है और एडोलसेंस लिखा है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन से की स्पेलिंग गलत है, देखो टिमिड TIMID करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टिमिड मीन्स कायर, डरपोक, फैमिलियर FAMILIAR ये भी ठीक है, इंट्रोवर्ट INTROVERT ये भी सही है, ADOLOS नहीं ये गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, सही होती है ADOLESCEN एडोलसेंस, ठीक है ना, ADOLESENC, SE भी लगाते हैं CE भी लगाते हैं इसमें, एडोलसेंस, तो यहां पर जो वर्ड जाएगा स्पेलिंग जाएगी सी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वेनेला मेड ए बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम, ध्यान से देखो, इसने एक इडियम पूछा, उसका मीनिंग पूछ रहा है, मेड ए बिग फस, बड़ी झंझट, फस का मतलब होता है अफरा तफरी, खामा खा की बेवजह की बातें, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, बड़ा बवंडर बना दिया स्मॉल प्रॉब्लम का, तो वो एक मीनिंग लिया हुआ है, इसका इडियम पूछ रहा है आपसे, कि एक पर्टिकुलर इडियम में से कैसे कहेंगे, तो देखो गेट ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, अपनी दवाई का खुद टेस्ट लेना, गेट टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, मेडिसिन, एक है ब्रेक बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, एक है एड इंसल्ट टू इंजरी, और एक है स्टॉर्म इन अ टी कप, ये चार इडियम्स हैं, इनमें से कौन से का मीनिंग ये होगा, देखो गेट टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब होता है अपनी ही कमियों का अनुभव करना, या अपनी ही गलतियों से कुछ सीखना, या अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतना होता है, तो ये तो नहीं जाएगा। बार्किंग अप रॉन्ग ट्री होता है किसी गलत आदमी को ब्लेम करना, मतलब आप गलत आदमी पे उंगली उठा रहे हैं, ये भी गलत होगा। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है अपनी बेइज्जती को झेलना, लोग सामने से इंसल्ट कर रहे हैं और उस इंसल्ट को आप बस कड़वे घूंट भर के चुप बैठ जाओगे, ये भी नहीं जाएगा। स्टॉर्म इन टी कप का मतलब होता है बात का बतंगड़, बात का बतंगड़ आपने सुना होगा एक वर्ड, बात का बतंगड़, ऑप्शन जाएगा डी, बात का बतंगड़। स्टॉर्म इन टी कप का आंसर क्या है, मेक ए बिग फिश अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम। आगे आते हैं क्वेश्चन, देखो ध्यान से, वॉइस चेंज करना है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, महेश, ये पूछ रहा है डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर पेरेंट्स दैट, कैसे कहोगे अपने पेरेंट्स को कि महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर एंड रेस्क्यू टीम, यहां तक का सेंटेंस है, देखो मतलब तो कहां से कहां तक का सेंटेंस चेक करना है, ये यहां से लेके इतने सेंटेंस का तुम्हें वॉइस चेंज करना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वर्ब छाटी, वर्ब कौन है, वर्ब, तो टेंस कभी वॉइस में चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, वॉइसेस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही हमें छाटना है। अब इस सेंटेंस में देखो वाज वर तो खत्म ही कर दे, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें लिखा वाज के साथ आईएनजी, ये हो सकता है, इसमें भी वाज वर खा गया, ये भी नहीं हो सकता है, इसमें लिखा है वर्ब, लेकिन देखो ध्यान से वर्ब के बाद क्या है आईएनजी, तो यहां भी वर्ब के बाद क्या होना चाहिए आईएनजी, यहां क्या आ गया थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं जाएगा, यही ऑप्शन जाएगा। पैसिव बनाएंगे तो टेंस थोड़ी चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वाजवर के साथ सेंटेंस में आईएनजी, तो यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म है, ये नहीं बन सकता, ठीक है ना, यहाँ पे है वाज के साथ आईएनजी, यही ऑप्शन जाएगा, सिर्फ एक शब्द से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक, समझो इस चीज को, आराम से देखना वीडियो को बाद में भी, लेकिन यही ट्रिक डेवलप करो जितना कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, इसमें से करेक्ट सेंटेंस आपको छांटना है, एक करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है कौन सा होगा, इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी, वो कह रहा है एक पार्टी, पहले तो मैं पार्टी को बता दिया कौन सी है, फिर मैं इसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, इसलिए द पार्ट है, इसलिए आर्टिकल यहाँ पे सही है, इट इज सही है, पार्टी से पहले ए सही है, पार्टी से पहले द सही है, एम के साथ आईएनजी सही है, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो सकता है।
इट इज ए पार्टी, ठीक है। आई एम एंजॉइंग एन पार्टी, पार्टी तो देखो कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड में एन नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत है। इट इज पार्टी, यहाँ पार्टिसिपल आर्टिकल ही नहीं है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे है, ये गलत है। इट इज द पार्टी एन पार्टी, ये नहीं होगा, ऑप्शन जाएगा ए, और ए किसमें लिखा है, डी ऑप्शन में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बनेगा और ये डी ऑप्शन में जाएगा, तो डी में है जाएगा ए आंसर, ठीक है। तो इट इज ए नाइस पार्टी, ये बहुत बढ़िया पार्टी है और मैं उस पार्टी को एंजॉय कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी को, जिसका मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पहले दिया है। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं वाला पॉइंट, आइए इसका क्या बताना भाई, चेक करो ध्यान से। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको यहाँ पे बताना है। ए बुक और सेट ऑफ बुक्स, एक किताब जिसमें क्या है, जो इंफॉर्मेशन देती है आपको ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, ज्ञान के हर क्षेत्र का। एक ऐसी पुस्तक जो ज्ञान के हर क्षेत्र का आपको इंफॉर्मेशन दे, यानी कि उस किताब के अंदर हर फील्ड की इंफॉर्मेशन है, उसे बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। अच्छा, इसके स्पेलिंग भी ध्यान रखना, कई बार पूछी जाती है, PEDI है एनसाइक्लोपीडिया। इसे बोलते हैं विश्व ज्ञान कोश, इसका जो हिंदी होता है वो होता है विश्व ज्ञान कोश, एनसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी नहीं आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा, एंथोलॉजी भी नहीं आएगा। एंथोलॉजी का मतलब होता है संग्रह। किस किस का, ये फूलों का संग्रह भी होता है, फूल से फूल इकट्ठे किए जाते हैं, और ये काव्य का संग्रह भी होता है, काव्य कविताओं का संग्रह भी होता है, एंथोलॉजी। तो ये ऑप्शन जाएगा एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट आता है, पॉवर्टी वाज स्टेयरिंग हर द फेस। कुछ बच्चों ने इसमें ऐड कर दिया होगा, एट द फेस। पॉवर्टी भाषा को समझिए, पॉवर्टी मतलब गरीबी, वाज स्टेयरिंग घूर रही थी, स्टेयरिंग का होता था घूरना, गरीबी घूर रही थी हर फेस, तुमने कर दिया एट हर फेस, तो गरीबी उसके चेहरे को घूर रही थी भाई। इसका मतलब ये लड़की है, मान लीजिए एक लड़की है, ये एक लड़की है, ठीक है ना, और ये गरीबी है, तो गरीबी इसको घूर रही है। गरीबी क्यों घूरेगी, इसका मतलब सिंपल का समझो, इसका मतलब है गरीबी इसके चेहरे से झलक रही थी, इसके चेहरे में से गरीबी बाहर निकल रही थी और सब देख रहे थे कि गरीब है, तो इसलिए आता है वाज स्टेयरिंग इन हर फेस। ये ध्यान रखना, यहाँ इन हर फेस बनेगा, पॉवर्टी वाज स्टेयरिंग इन हर फेस, गरीबी उसके चेहरे से झलक रही थी, स्टेयरिंग इन हर फेस, इन आएगा, ऑन नहीं आएगा, उसके चेहरे पर झलक रही थी, ऑन नहीं, अंदर से निकल रही थी गरीबी। आगे देखते आई विश्ड, ये तो रट लो इस पॉइंट को। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत मैंने पहले ही बताया था, मान लीजिए कोई सेंटेंस काश के सेंस से शुरू हो, काश मेरे पास ये होता, काश मैं वहां जाता, काश ऐसा हो जाता, काश से शुरू हो, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो, आई विश, आई वुड दैट, कभी कभी इफ भी होता, इफ, ठीक है, या कभी कभी मानो की सेंस भी होती है, जैसे कि एज इफ, एज दाउ, इनका मतलब होता है मानो की, जैसे कि। तो इनके बाद जो तुम सेंटेंस लिखोगे ना, वो सेंटेंस आपको पास्ट टेंस में ही लिखना है। इनको कभी कभी सब्जेक्टिव मोड भी कहते हैं, इनके साथ में पास्ट टेंस आएगा जब भी आएगा, तो आई हैव यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आई हैड ट्राइड, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये हैड ट्राइड यहाँ पे, हैड ट्राइड यहाँ पे, फिर फर्क समझो, या मोर हार्ड लिखा है, जबकि हार्ड की कंपेरेटिव क्या है, हार्डर, तो यही ऑप्शन जाएगा सेकंड, मोर हार्ड नहीं होगा, हार्डर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, द एम्परर वाज कंसीडर्ड एज ए विकेड मैन, विकेड का मतलब होता है बुरा, बुरा आदमी माना गया। इसका क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, वर्चुअस का मतलब गुणी, सेवेज का मतलब भी एक टाइप से जंगली होता है, सभ्य होता है, जंगली, ये भी बुरा ही मान लो आप इसे, ये भी बुरा है। फियर्स का मतलब होता है घातक, खतरनाक, भयंकर। वाइल का मतलब भी आप तो मुझसे बुरा ही मान लो, ये नीच होता है एक टाइप का, वाइल मींस नीच। तो ये सारे वर्ड तो अपोजिट हुए नहीं, तो अपोजिट क्या देगा, वर्चुअस, गुणी। बुरे का तो गुणी अपोजिट जाएगा ना, कि बड़ा गुणी आदमी है और बड़ी बुरी लड़की है, लड़का है, जो भी है। नरेशन चेंज करो इसका, ही टोल्ड यू, पहले इसको देखो, यू सेड टू मी, यहाँ पे लिखा है ही टोल्ड यू, यहाँ लिख रहा है यू सेड टू मी, भाई ये तो गलत हो गया ना, ध्यान रखो। ही टोल्ड टू यू, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, ही सेड टू यू, यू सेड टू हिम, ये सब गलत, सी जाएगा, खत्म बात।
समझ गए मैं क्या कर रहे हैं हम लोग? ही टोल्ड यू है तो यू सेड टू हिम, इसका तो यू टोल्ड हिम बनता ना। अगर मैं इसको चेंज करूंगा क्या बनेगा? यू टोल्ड हिम। यहाँ क्या लिखा? ही टोल्ड यू, तो ये तो हो नहीं सकता। ही टोल्ड के बाद कभी टू नहीं आता, ये नहीं हो सकता। ही सेम आ गया, सेड टू का टोल्ड हो गया, यू ये हो सकता है। यू ही ये गलत हो गया भाई, यही जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? 100% यही ऑप्शन होगा, किस्सा खत्म इसका। ऐसे कर दो क्वेश्चन, टाइम बचाओ अपना जितना बचा सकते हो। ये पूछ रहा है एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, मैचिंग पूछ रहा है। मैचिंग, मैचिंग का मतलब होता है मेल खाना, ये मेल है किसी चीज का, तालमेल जो होता है, मैच करते हैं, दो चीजें एक जैसी होती है। तो इसका क्या पूछा? सिनोनिम पूछ रहा है। अपॉइंटिंग नहीं हो सकता, डिस्टिंग्विश ये तो खुद ही अंतर होता है, डिस्टिंग्विश का अंतर होता है, ये भी नहीं हो सकता। एडोरिंग भी नहीं हो सकता, ये भी प्रशंसा वगैरह सेंस पता नहीं कहाँ पाएगा। और रिजेंबल हो सकता है, रिजेंबल का मतलब एक जैसा, तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा? एक जैसा। खत्म इसका भी पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है घिनका, घना। कंडेंस, कंडेंस मतलब भरा हुआ होता है। इसका अपोजिट पूछ रहे हैं। कंडेंस में चीजों को मिला लिया जाता है, आपस में चिपका लिया जाता है। एक वर्ड है रिपेल, रिपेल का मतलब होता है दूर हटना। रिपेल का एक मतलब होता है घृणा करना, ये घृणा हो जाती है, तो ये भी नहीं जाएगा। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कम करना, ये भी नहीं जाएगा। ये कंडेंस तो खुद घिन का है, इसका कम करने का अपोजिट थोड़ी होगा। कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को आपस में चिपका लेना या किसी चीज को संकुचित कर लेना। तो जैसे छोटा करना आप इसे कह सकते हैं, या चीजों को एक दूसरे के साथ मिला लेने को कंस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? ये भी नहीं जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा एक्सपेंड। एक्सपेंड क्या होता है? फैला हुआ या फैलाना, फैला। तो ये है घन का घना, एक होता है फैला हुआ। इसका मतलब कंडेंस का मतलब चीजों को मिला लिया आपस में, और एक्सपेंड होता है चीजों को हमने दूर दूर फैला दिया। तो अपोजिट भाई ये ही जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं ही वॉज ऑफर्ड, इसको ऑफर दिया गया था किस चीज का? ए मॉडरेट प्राइस। मॉडरेट का मतलब ध्यान से समझो, मॉडरेट का मतलब होता है ना ज्यादा ना कम। आपने सुना होगा ना एग्जाम का लेवल कैसा था? मॉडरेट लेवल था, ना बहुत इजी ना बहुत टफ। इजी से थोड़ा ऊपर, टफ से थोड़ा नीचे, वो मॉडरेट होता है। ठीक है? तो मॉडरेट प्राइस मिला था इस बंगले का, उसे इस बंगले का एक ना ज्यादा ना कम एक प्राइस दिया गया था। तो सस्टेनेबल, कंसीडरेबल, रेस्पेक्टेबल, रीजनेबल, सही वर्ड जाएगा रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है उचित, उचित को बोलता है रीजनेबल। ठीक है ना? सस्टेनेबल, सस्टेन होता है जिसको हम दृढ़ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंसीडरेबल विचारशील होता है। कंसीडरेबल क्या है? जिस चीज में विचार किया जाएगा, इसे बोलते हैं विचारशील। तो विचारशील की तो कोई सेंस ही नहीं आएगी। रेस्पेक्टेबल होता है सम्माननीय है, सम्मानित, सम्माननीय। ये तो सारे वर्ड आपके गलत हो जाएंगे, ऑप्शन जाएगा डी। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अगला वर्ड देखिए कॉन्ट्राडिक्ट। सिंपल पॉइंट है कॉन्ट्राडिक्ट जो होता है। कॉन्ट्राडिक्ट में क्या होता है कि दो चीजों का विरोध होता है। कॉन्ट्राडिक्शन से वर्ड सुना है, विरोधाभास या विरोधी स्वभाव होता है, तो कॉन्ट्राडिक्ट होता है। कॉन्ट्राडिक्शन में चीजों को अपोज किया जाता है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। तो देखो इसका हम क्या पूछ रहे हैं? सिनोनिम पूछ रहे हैं, और सिनोनिम तो सेम मीनिंग देगा ना। शॉर्टन, शॉर्टन का मतलब क्या है? कम। भाई को मीनिंग ही नहीं बैठ रहा, ये ऑप्शन गलत। एग्री होता है सहमत होना, ये भी कहीं मैचिंग नहीं होगी। एडवाइस सलाह हो जाती है, ये भी मैचिंग नहीं होगी। रिफ्यूट का मतलब होता है जब हम चीजों को मना कर देते हैं, मना करना या विरोध करना। रिफ्यूट, कि आपने क्या किया? रिफ्यूट कर दिया। यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट का अपोजिट क्या जाएगा, मतलब सिनोनिम क्या जाएगा? रिफ्यूट। सिनोनिम पूछ रहा है तो रिफ्यूट होगा। कॉन्ट्राडिक्ट में हम क्या करते हैं? एक दूसरे के खिलाफ जाके बात करते हैं। आपके पापा ने आपसे पढ़ने को कहा, आप जाके फिल्म देखने चले गए, तो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ बातों में आके। तो इसका जो मैचिंग वाला वर्ड जाएगा वो जाएगा रिफ्यूट। और इसमें किया क्या? एक बार क्वेश्चन नंबर 19 देखें ध्यान से। सही है तो सभी का, एक दो बच्चे ने थोड़ा गलत कर दिया इसमें, किसी ने एडवाइस कर दिया। अब एडवाइस का सेंस है कि जब हमने तो सोचा था कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, तो हम सलाह दे रहे हैं। सलाह कुछ लॉजिक लगाया करो पॉइंट पे बैठ के। 20 क्वेश्चन आइए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड छांटना है जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो ये लिखा है DECEIVE, डिसीव। देखो जहां पे सीव का साउंड आता है ना, सीव, CEI स्पेलिंग बनती है, तो ये तो स्पेलिंग सही है।
रिसीप्ट, REC। अब देखो यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत होगी, रिसीप्ट में भी सी का साउंड आता तो IE होना चाहिए, मतलब EI होना चाहिए था, तो ये गलत जाएगा। रेसिस्टेंस, RESISTNC, ये ठीक है। पोस्टपोन्ड भी ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा बी। ये स्पेलिंग गलत है, बाकी सब आपके ठीक है, ना ये ना ये ना ये, ऑप्शन जाएगा बी। बी ऑप्शन ठीक है ना, RECEIPT, रिसीप्ट। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट है। देखो क्लोज टेस्ट की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पैसेज में जो आपका पैराग्राफ आता है उसमें शॉर्ट ट्रिक लगती है, पैरा जंबल में भी आप ट्रिक से कर सकते हैं, नरेशन वॉइसेस कंप्लीटली ट्रिक से होता है, लेकिन इसमें ट्रिक नहीं होता है। तो इसका एक तरीका समझो क्या करना है, इसे तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। क्या लिखा है ध्यान से देखो, लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना। क्या सीखना है? नई भाषा सीखनी है। तो लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग, ये थोड़ा सा जोखिम भरा। चैलेंजिंग का मतलब होता है एक ऐसा काम जो टफ है, जो हर कोई नहीं कर सकता है, बिरले ही जिस काम को कर सकता है, तो एक चैलेंजिंग काम हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो। लेकिन अब लेकिन उल्टा आ गया, अभी तो मैंने कहा चैलेंजिंग, तो कुछ उल्टी बात मैं यहाँ पे करूंगा। इट इज ऑल्सो, ये क्या है? इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन है। भाई एक बात बताओ, जब मैं कह रहा हूं कि भाषा सीखना एक चैलेंजिंग काम है, तो महत्वहीन कैसे हो जाएगा? तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिवॉर्डिंग का मतलब होता है इससे फल मिलता है, मतलब अगर आपने सीख लिया, चैलेंज ले भी लिया, तो आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा, आपको नाम हो जाएगा, आप सोसाइटी में अच्छी इज्जत पाओगे। हाँ भाई ये हो सकता है। पॉइंटलेस, बेकार है। और कस्टमाइजिंग, कस्टमाइजिंग का मतलब होता है बनावटी जो होता है। तो ऑप्शन क्या जाएगा भाई? इसमें रिवार्डिंग जाएगा, तो यहाँ पे तो चला जाएगा बी ऑप्शन, रिवार्डिंग। वो कह रहा है भाषा सीखना एक चैलेंजिंग काम है, लेकिन ये रिवार्डिंग भी है, इससे आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, इससे आपकी सोसाइटी में इज्जत बन जाती है। इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये नए अवसरों के रास्ते आपके लिए खोल सकता है। फॉर कम्युनिकेशन, वार्तालाप के, एंड कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरे की संस्कृति को समझने के। आगे लिखा व्हेन लर्निंग, जब सीखा जाता है ए न्यू लैंग्वेज, जब एक नई भाषा सीखी जाती है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है धैर्य रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है धैर्य रखना। एंड, एंड कहां गया भाई? एंड योर सेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, बढ़ने के लिए खुद को समय देना इंपॉर्टेंट है। कि इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जब नई भाषा सीखी जाए तो धैर्य रखें और खुद की प्रोग्रेस के लिए खुद को समय दें। तो देने के लिए क्या आएगा? गिव। समय नेग्लेक्ट थोड़ी करना है, नेग्लेक्ट करोगे तो कैसे सीखोगे? रश, भागदौड़, फोर्स, दबाव डालना नहीं, गिव करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग इजियर इज टू, वो कह रहा है एक रास्ता तो ये है कि भाषा सीखने के लिए जो आसानी से भाषा सिखा सकती है, तो भाषा को आसानी से सिखाने वाला एक रास्ता तो ये है कि क्या करें? टू एवरीडे, हर रोज क्या करें? हेजिटेट करें, झिझके, भाषा सीखने के रोज झिझको, झिझकने के सेंस है रोज भूल जाओ नहीं, और प्रोकास्टिनेट, चीजों को टालते रहो, डिले करते ना, क्या जाएगा? कमिट, वायदा करो, कमिटमेंट के साथ काम करो, एवरीडे, रोज करो इस काम को। कमिटमेंट्स, किसी कार्य को करना। इवन इफ इट जस्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स, भले ही ये कुछ ही समय के लिए ऊपर इस काम को कीजिए। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी, इससे क्या होता है? कंसिस्टेंसी बन जाती है, लगातार निरंतरता बन जाती है। एंड रीइंफोर्स, और इससे क्या होता है? व्हाट यू आर लर्निंग, जो सीख रहे हो वो बार बार तुम्हारे दिमाग में डलता चला जाता है। प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग, अभ्यास करना, बोलना और सुनना, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास करो, बोलो, सुनो। नोट जस्ट रीडिंग, केवल पढ़ने और लिखने से कुछ नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी, लिसनिंग, सुनना पड़ेगा, तब भाषा आती है। बाय इमर्जिंग योरसेल्फ, खुद को ढाल दो। इमर्ज का मतलब होता है उसमें विलीन कर देना। इन द लैंग्वेज, भाषा में, एंड कल्चर, सभ्यता में और भाषा में खुद को इमर्ज कर दीजिए। यू कैन एक्सिलरेट योर, तुम बढ़ा सकते हो खुद का, क्या बढ़ा सकते हो? पिच, गड्ढे, मतलब अगर तुम भाषा सीखो तो गड्ढे बढ़ जाएंगे भाई, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सेंसी, प्रोग्रेस और स्टैमिना, क्या बढ़ा सकते हो भाई खुद के लिए? By immersing yourself in the language and culture, you can accelerate your and gain a deeper understanding. क्या बढ़ा सकते हो? प्रोग्रेस। वैसे स्टेमिना भी आ सकता था। हाँ, एक बच्चे ने स्टेमिना पूछा था कि स्टेमिना क्यों नहीं आया। देखो समझो, स्टेमिना एक फिजिकल ब्यूटी होती है। एक बच्चा पूछा सर स्टेमिना भी तो आ सकता था। स्टेमिना एक फिजिकल पावर होती है। हम जब भाषा सीख रहे हैं तो प्रोग्रेस की बात चल रही है चारों तरफ से, आपके कल्चरल प्रोग्रेस, आपका इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस की बात चले तो प्रोग्रेस आएगा। एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, और बहुत गहरी समझ आप बढ़ा सकते हैं भाषा की। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, भाषा को नया सीखना, नई भाषा को सीखना,
इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल, केवल व्यवहारिक ही नहीं है, बट इट इज ऑल्सो क्या है, एंजॉयबल, ये मजेदार भी है। नई भाषा सीखना एक मजा भी है। डॉन्टिंग का मतलब होता है डराना, आर्डुअस होता है जिद्दी, इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है डराना, तो ये डरने पर आने के सेंस कहां से है कि ये नहीं जाएगा, एंजॉयबल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल नेक्स्ट क्यूआईपी के साथ मैं आपके साथ आऊंगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब शेयर वगैरह सब कर दीजिए, और वीडियो को देख लिया करो, और ये सारे कंटेंट के ऊपर कॉपी कर लिया, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे नोट कर लिया करो। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।